बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 MTH 321 में लेक्चर नंबर 13 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम रिकॉल करेंगे कुछ डेफिनेशंस ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एंड देन वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट फ्यू थ्योरम्स। डियर स्टूडेंट्स, हम ट्राई करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम इन 5 थ्योरम्स को अटेम्प्ट कर सकें। हम देखेंगे कि हम कितने थ्योरम्स अटेम्प्ट कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्योरम हमारे पास जो है आज का, डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे थ्योरम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से रिलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट, आज के फर्स्ट थ्योरम में हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। लेट Pn बी ए सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस X इफ E is a subset of X and P is a limit point of the set E, then we have to prove there exists a sequence Pn in E such that this P becomes the limit of the sequence. यानी इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि जो सेट का लिमिट पॉइंट है वो सेट में एग्जिस्ट करने वाली एक सीक्वेंस की लिमिट है। राइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4 थ्योरम्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो रिलेटेड हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस इन जनरल, बिकॉज रियल सीक्वेंस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। Sn और Tn हमारे पास सीक्वेंसेस हैं वेयर Sn कन्वर्जेस टू S and Tn कन्वर्जेस टू T, तो देन वी नीड टू प्रूव दैट सम ऑफ द सीक्वेंसेस की जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn प्लस Tn, that is equal to sum of their limits. Similarly, if C is any constant, any number, then limit n tends to infinity Csn is equal to Cs, and limit n tends to infinity C plus Sn is equal to C plus S. Right, dear students? And third theorem is limit n tends to infinity Sn Tn is equal to St. That is, limit of the product of sequences is equal to the product of their limits. Right, dear students? And the fourth one is equal to limit n tends to infinity 1 over Sn is equal to 1 over S. Dear students, हम ट्राई करेंगे इन थ्योरम्स को और वन बाय वन इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे and then we will see that how we can prove these theorems. Right, dear students? So dear students, let's recall some definition on the convergence of sequence on the limit of a sequence. Okay, convergent sequence or limit of the sequence, because the whole study lies on this concept. So इस concept को हम थोड़ा सा recall करते हैं, हम limit of the sequence को discuss करते हैं और फिर हम इन थ्योरम्स को अटेम्प्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इस नोशन को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जस्ट इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे डिस्कस करते हैं। सो आई राइट हियर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस राइट डियर स्टूडेंट्स। मैं इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन करता हूं, इसको दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ए नंबर स्मॉल l is called limit of the sequence Sn if for each epsilon greater than 0, it is assumed a negligible small but positive quantity. There exists a positive integer
n such that क्या हो कि distance between Sn minus L, Sn and L is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. Okay, or we write the same thing that Sn converges to L as n tends to infinity, or Sn minus L is less than epsilon for each n is greater than or equal to n. Right, dear students? So these all the expressions are equivalent. इसमें से किसी एक एक्सप्रेशन को यूज किया जा सकता है. Distance between Sn and L is less than epsilon, or Sn converges to L as n tends to infinity, or absolute value of Sn minus L is less than epsilon for each n is greater than or equal to n. तो then अगर ऐसी सिचुएशन हो तो then L is called, this L is called limit of the sequence. And sequence is said to be convergent. अगर ऐसा सब कुछ ना हो कि किसी भी एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसा एन ना ढूंढ सकें कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए, तो अदरवाइज इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट. ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है, अदरवाइज एस एन ये जो सीक्वेंस है इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. डियर स्टूडेंट्स, या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी. देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये रियल सीक्वेंस है तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपके लिए कि सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है and here we have again R. So this is, dear students, R. This is R, okay, going to infinity, and here it is again R going to infinity, right? This is the point 0, here it is 1, here it is 2, here it is 3, here we are going on, और इस जगह पर जाकर हमारे पास कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर n है. नेचुरली यहां पर n+1 होगा और फिर इधर n+2 होगा एंड स्टिल गोइंग ऑन, राइट? ये हमारे पास, आपको मालूम है कि जिस वक्त हमारे पास सीक्वेंस होती है उसमें इनफिनिट मैनी टर्म्स होते हैं और हर सीक्वेंस का डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, वो 1 से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है. अगर हमारे पास सीक्वेंस इस काइंड की हो, डियर स्टूडेंट्स, here there is some number, say, dear students, here there is some number, say,
Dear students, this is say 1, this is say 2, this is say 3, and so on, and this number is say L. Okay, this is a number, say L. Okay, and so on. Suppose the first term of the sequence is here somewhere. Okay, this is S1, the first term of the sequence. The second term of the sequence is say here somewhere, say S2 is over here, right? Say third term is again here somewhere. This is say S3. And then here there is some term of the sequence, there is some term of the sequence, there is some term of the sequence, and term of the sequence. Okay? But after this number n, dear students, as I mentioned, okay, after this number n, the terms of the sequence are appearing in this particular region. Dear student, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस n से पहले सीक्वेंस की टर्म्स इस L से कहीं दूर दूर पड़ी हुई हैं, और इस नंबर के बाद इस सीक्वेंस की टर्म्स सारी की सारी इस रीजन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं. ओके ओके, इस रीजन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं इस n के बाद. इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू एप्सिलॉन है, या ये वाला डिस्टेंस भी इस L से इक्वल टू एप्सिलॉन है, ओके, ये डिस्टेंस, तो जो टर्म भी इस रीजन के अंदर होगी, सपोज ये वाली जो टर्म है, इसका डिस्टेंस इस L से, बिकॉज दिस इज L, ओके, इसका डिस्टेंस इस L से लेस देन एप्सिलॉन होगा. जो टर्म भी इस रीजन के अंदर आ जाएगी, उसका डिस्टेंस इस L से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. गोया कि उस सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस इस L से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. किस वक्त लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा? जिस वक्त ये स्मॉल n ग्रेटर देन या इक्वल टू n हो जाता है. ओके, इस n के बराबर हो तब भी उसका टर्म का डिस्टेंस इस L से लेस देन एप्सिलॉन है. अगर इस n से ग्रेटर है तो तब भी, बिकॉज दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, terms of the sequence S1, S2, S3. So it means कि हमारे पास Sn माइनस L ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, Sn प्लस 1 माइनस L ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, Sn प्लस 2 माइनस L, दिस इज द टर्म Sn ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, एंड सो ऑन. इस सारी बात को कैसे लिख सकते हैं? इस सारी बात को लिख सकते हैं Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन. कब? वेन एवर this n is greater than or equal to n, right? If this happens, जब भी ये n इस n के इक्वल हो जाए या n से ग्रेटर हो जाए, तो फिर सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस इस L से लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो देन दिस L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू L. अब आप यूं देख रहे हैं कि इसकी टर्में पहले दूर दूर पड़ी हुई हैं, लेकिन इस n के बाद आकर उसकी टर्में इस L के करीब 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 हो जाती हैं. ओके, तो देन दिस L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट. ओके, और मैथमेटिकली हम इसे आइदर इस टर्म से लिखेंगे कि Sn कन्वर्जेस टू L एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, or Sn minus L is less than epsilon for each n is greater than or equal to n, or distance between Sn and L is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n,
right dear students? So this will be the writing procedure for the convergent sequence. अगर इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन अकर कर जाए तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक ख़ास पॉजिटिव इंटीजर n के बाद उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स एक नंबर l से करीब तरीन लाई कर रही होंगी. ओके, सो दिस L विल बी नोन एज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. कभी हम S को कहेंगे, कभी हम T को कहेंगे. सो दिस इज अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस. सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट थ्योरम डियर स्टूडेंट्स. Here it is, let Pn be a sequence in a metric space X. So dear students, the situation is like that. Here we have a metric space XD. As you are already familiar, if it is a metric space, it is satisfying the three properties of the distance function. Here we have a non-empty subset E. Okay, this is a non-empty subset E of this X, correct? P is a limit point of E. So this P may be an element of E, this P may not be an element of E, right? If P is a limit point of E, then there is a sequence Pn in E such that the limit of the sequence is equal to P. So कहता यह है कि फिर इसके अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी इस पॉइंट P को, राइट? डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर P belonging X is called limit point of E contained in X. X का पॉइंट E का लिमिट पॉइंट कहलाएगा if and only if what? Every neighborhood of P of whatever radius intersection E minus P, which is called deleted neighborhood, is not equal to phi. Right dear students? It means every neighborhood of P contains a point of E other than P. जब भी P E का लिमिट पॉइंट होगा तो एक बात आपने ये रिमेंबर करनी है कि इस P का हम जो भी नेबरहुड लेंगे वो E के किसी न किसी पॉइंट को कंटेन करता होगा. सो इस P को सेंटर मानते हुए अगर मैं कोई नेबरहुड लूंगा तो वो E का पॉइंट कंटेन करता होगा, कोई और नेबरहुड लूंगा तो वो भी E का एक और पॉइंट कंटेन करता होगा, और नेबरहुड लूंगा तो और पॉइंट कंटेन करता होगा, एंड सो ऑन. सेकेंड, डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि इफ P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E, इफ P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E, देन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एवरी नेबरहुड ऑफ P contains infinite many points of E. डियर स्टूडेंट, जब भी P E का लिमिट पॉइंट होता है तो P का हम जो भी नेबरहुड लेंगे वो E के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता होगा. राइट डियर स्टूडेंट्स? एवरी नेबरहुड ऑफ P विल बी कंटेनिंग इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ E, करेक्ट? अब डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस हमें ये गिवन है कि E सबसेट ऑफ X
एक बात। दूसरी बात वो कहता है कि इफ P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E, P इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, देन डियर स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना है कि देन आपने प्रूव करना है कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, Pn एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है किसमें, E के अंदर, सच दैट वो क्या करती है, वो सीक्वेंस जो है इसी पॉइंट P को कन्वर्ज करती है जो कि लिमिट पॉइंट है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं, और चूंकि स्टेटमेंट में वो इफ से कहता है तो हम लेट करते हैं, लेट E is a subset of X and P is a limit point of E. तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये प्रीवियस नॉलेज जो हमने 1 और 2 पे रिमेंबर किया है और रिकॉल किया है, वो ये कहता है कि अगर P इसका लिमिट पॉइंट है तो एक बात ये कि एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ E, देन डियर स्टूडेंट्स नंबर 1, एवरी नेबरहुड ऑफ P, NBD शॉर्ट है, नेबरहुड ऑफ P contains infinite many points of E. One information, dear students, and the second one is neighborhood of P of any radius intersection E minus this point P is not equal to phi, right? Right? So from here, dear students, हम ये deduce करते हैं कि this implies for each positive integer n, we can find Pn belonging E such that distance between Pn and P is less than 1 by n. ओके ओके, तो हम एक एप्सिलॉन 1 by n के इक्वल ऐसा ढूंढ सकते हैं हर दफा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टर्म है वो Pn के नाम से E के अंदर मौजूद हो, राइट। So dear students, fix epsilon greater than 0, right dear students, choose a positive integer n, capital N, such that this n must be greater than, this n into epsilon must be greater than 1. Okay, then this implies whenever n is greater than or equal to n, distance between Pn and P will be less than epsilon.
Okay, okay, because this epsilon, when we are taking this n epsilon is greater than 1, it means epsilon is greater than 1 by n. Okay, or 1 by n is less than epsilon. Correct? So what happens over here is that this, when this n is becoming equal to n plus 1, n plus 2 and so on, because this n is greater than or equal to n. So जिस वक्त ये n इस n के बराबर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1 over n is less than epsilon, and here this situation, this, because this small n is equal to capital N, right? So this implies, or distance between Pn and P is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. This implies limit n tends to infinity, Pn is equal to P. So this completes the proof, dear students. Right, dear students? Dear students, we have two sequences. One sequence is Sn and the other sequence is Tn. And these are in general complex sequences. They are in the plane. Okay? And limit n tends to infinity, Sn is equal to S, and limit n tends to infinity, Tn is equal to T. Correct? Then we prove that the sum of the sequences converges to the sum of limits. Dear students, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Dear students, यहाँ पे हमें two sequences दी हुई हैं. We are given with two sequences, one Sn and second sequence Tn, where Sn is converging to S and Tn is converging to T. Okay? Okay? This Sn is a sequence, remember. It has the terms S, because n is always 1 to infinity. Correct? So S1, S2, S3, going on, Sn, and going on. Tn is a sequence with term T1, T2, T3, and so on, and Tn, and still going on. Right, dear students? This sequence is converging to S. This sequence is converging to T. Right? अगर हम इन दोनों सीक्वेंसेस को ऐड करें, Sn प्लस Tn, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगी. ये होगी S1 प्लस T1, S2 प्लस T2, S3 प्लस T3, Sn प्लस Tn, एंड स्टिल गोइंग ऑन. तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रूव ये करना है कि फिर ये जो सम सीक्वेंस है ये इन दोनों की लिमिट्स के सम को कन्वर्ज करती है. राइट डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि हम दो सीक्वेंसेस की अलग से लिमिट्स कैलकुलेट करके उनको सम कर लें, या दो सीक्वेंस को सम कर लें और फिर उसकी लिमिट को कैलकुलेट कर लें, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस बात को फर्दर इंटरेस्टिंगली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं हेल्प लेता हूं दोबारा इस फिगर बनाने की.
this is a real line going to infinity, this is a real line going to infinity. Okay, dear students, this is 0, here we have 1, here we have 2, here we have 3, here there can be somewhere n1, here there can be somewhere n2. okay, देखिए कि जो सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स, मैं अस्यूम कर लेता हूं कि दिस इज S, दिस इज T. इस N1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड दिस इज डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त स्मॉल n, ये स्मॉल n है, राइट डियर स्टूडेंट, स्मॉल n is equal to 1, 2, 3 and going on, and there is someone n1 and still going on somewhere n2, okay, and still going on. जब स्मॉल n से इस n1 के इक्वल होता है या इससे ग्रेटर होता है, तो हमारे पास, मैं फर्ज करता हूं कि जो फर्स्ट सीक्वेंस है S, वो इस नंबर S को कन्वर्ज कर जाती है. ओके, इस N1 के बाद इस सीक्वेंस की तमाम टर्म जो हैं वो इस रीजन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं. ओके, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इससे पहले तो कहीं इधर पड़ी है, इधर पड़ी है, इस जगह पे पड़ी है, ये S सीक्वेंस की टर्म्स, और यहाँ पे पड़ी हुई है, कहीं इधर इस जगह पे पड़ी है, इधर पड़ी है, इधर. लेकिन इस N1 के बाद तमाम की तमाम टर्म्स अगर इधर आना शुरू हो जाएं, तो इस बात को डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2. अगर मैं इस डिस्टेंस को अगर मैं एप्सिलॉन बाई 2 ले लेता हूं, तो बाई 2 फॉर ईच n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n1. ओके, लेकिन जो सेकंड सीक्वेंस है Tn, I should write S over here because this is converging to S. और जो सेकंड सीक्वेंस है डियर स्टूडेंट्स Tn, उसकी टर्म्स भी कहीं पर ये वाली T1 एंड T2 और इधर कहीं पे T3 और इस जगह पर कहीं T4 और इधर से T5 और इस जगह पर T6 और समथिंग लाइक दैट. और इस नंबर N2 के बाद इस सीक्वेंस की तमाम टर्म जो हैं इस एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस के अंदर आना शुरू हो जाती हैं. गोया के यूं कहना चाहिए कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो Sn सीक्वेंस है उसकी टर्म्स पहले कन्वर्ज करना शुरू कर देती हैं, वो नियर टू S आना शुरू हो जाती हैं, और इस Tn सीक्वेंस की टर्म्स इस N2 के बाद कन्वर्ज करना शुरू कर देती हैं. लेकिन अगर इन दोनों में से आप मैक्सिमम को ले लें और N1 और N2 का जो मैक्स है डियर स्टूडेंट्स, N1 और N2 का जो मैक्सिमम है इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स वो N है, तो N2 है. और डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस नंबर N2 के बाद दोनों सीक्वेंसेस की टर्म्स का डिस्टेंस अपने रिस्पेक्टिव लिमिट से लेस देन एप्सिलॉन आना शुरू हो जाता है.
राइट डियर स्टूडेंट, बिलफर्ज इस n2 के बाद इस सीक्वेंस Sn की टर्म्स का डिस्टेंस इस S से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। सिमिलरली इस Tn सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस भी इस n2 के बाद इस T से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो इतनी बात मैं आपको इस जगह पर रियलाइज करवाना चाहता था। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वी आर केपेबल टू हैंडल एंड प्रूव दिस थ्योरम, ओके, on the sum of the sequences, the limit is equal to sum of their limits. Right dear students? So अगर आपने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लिया है तो लेट्स गो for the proof of this theorem. So dear students, here Sn and Tn are complex sequences and Sn converges to S and Tn converges to T. Then we need to prove that limit of the sum of sequences, that is Sn plus Tn, is equal to sum of the limits, that is equal to S plus T. Okay, so for the proof, dear students, let's go for the proof. That is, since limit n tends to infinity, Sn is equal to S, therefore dear student, मैं definition को apply करने लगा हूँ, for each एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0, मैंने एप्सिलॉन की बजाय एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया है। आपको अभी चंद एक स्टेप्स के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर टेकिंग एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो वी कैन चूज एनी एप्सिलॉन, सो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, इट्स ओके। फॉर ईच एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0, देयर exists a positive integer डियर स्टूडेंट, हम n लेते हैं, मैं यहाँ पे n1 ले लेता हूँ। चूंकि हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं, लिहाजा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, हर सीक्वेंस का पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट हो सकता है। सो इस सीक्वेंस के लिए मैं पॉजिटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट करेगा, चूंकि ये कन्वर्जेंट है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। सो उस पॉजिटिव इंटीजर को मैं n1 कह रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n1 सच दैट क्या होगा कि Sn minus S is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to n1. Okay, call it equation number 1. Okay, again, because लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसा कि हमें दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू T, राइट, Tn इज इक्वल टू T, therefore according to the definition, for ईच एप्सिलॉन होना चाहिए, तो फिर जो हमने ऑलरेडी एप्सिलॉन चूज किया हुआ है उसके लिए भी होना चाहिए। देयरफॉर फॉर ऑलरेडी chosen epsilon by 2 greater than 0, there exists a positive integer n2 may be different from n1 such that, dear students, क्या होगा, such that होगा ये कि Tn
minus t is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to n2. Right, dear students? Dear students, we let n is equal to maximum of n1, n2. Okay, dear students, because we have no idea कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम होगा, but definitely because these are positive integers, इसमें से कोई एक मैक्सिमम होगा. अगर दोनों सेम हैं तो then n is equal to n1 is equal to n2, और अगर ये n1 और n2 डिफरेंट हैं तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको हमने कंसीडर कर लिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, बाय इक्वेशन 1 Sn minus s is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to n, and by equation 2, dear students, Tn minus t is less than epsilon by 2 whenever n is greater than or equal to n. Right, dear students? Now consider Sn plus Tn minus s plus t, और हम नोटिस करते हैं कि क्या ये इस किस्म का रिलेशन होल्ड करता है. इज इट लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n? इफ इट इज less than epsilon for n is greater than equal to n, it means Sn plus Tn converges to s plus t. Right, dear student? Dear students, remember, चूंकि देखिए कि अगर हमारे पास Sn minus s less than epsilon हो for each n is greater than equal to n, तो इसका मतलब ये होता है कि limit n tends to infinity Sn is equal to s, that is this sequence converges to s. और conversely अगर ये चीज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू s हो तो इट मीन्स कि Sn माइनस s इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, इज कन्वर्जेंट. सो ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, लिहाजा मैं इसको चेक करता हूं कि क्या ये लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n. अगर ये ऐसा रिलेशन होल्ड कर जाता है तो इट मीन्स के लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस Tn इज इक्वल टू s प्लस t, विच वी नीड टू प्रूव. सो डियर स्टूडेंट्स, आई कैन रीअरेंज इट इन ए वे कि इसको मैं लिखता हूं Sn माइनस s प्लस Tn माइनस t. राइट डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं. आई रीअरेंज दिस. डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. मॉडुलस की प्रॉपर्टी यह है कि a प्लस बी मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस. राइट, सो दिस इज सम ऑफ टू टर्म्स, देयरफॉर इट विल बी लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस s मॉडुलस प्लस Tn माइनस t मॉडुलस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि Sn माइनस s इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ओके, हियर इट इज. Sn माइनस s इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. सिमिलरली Tn माइनस t इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. लेकिन किस वक्त ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है? व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n. यही वो वजह थी कि हमने एक ही n इन दोनों टर्म्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. हर n के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 नहीं है, बल्कि हर उन
n के लिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, जो n इस कैपिटल N के बराबर हो या इससे ग्रेटर हो। सो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू होता है, दिस implies that this original equation which is Sn plus Tn minus S plus T is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is epsilon whenever this n is greater than or equal to n, or the same thing can be written as limit n tends to infinity Sn plus Tn is equal to S plus T. Right, dear students? So this completes the proof. Okay, dear students, इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जिस वक्त Sn, okay, I just discuss. Dear student, if Sn converges to S, meaning that Sn minus S is less than epsilon by 2 for each n is greater than or equal to n1. इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की टर्म्स S से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाती हैं जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, इस बात को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं अस्यूम करता हूं कि मेरे पास जो सीक्वेंस Sn है, मैं फर्ज करता हूं कि दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n। राइट डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही है। ओके, अब मैं ऐसा करता हूं कि एप्सिलॉन जो है दैट आई टेक इज इक्वल टू that I take is equal to 0.1, okay, which is greater than 0 but negligible small quantity. Right, dear student? आप देखिए कि इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है, डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसका डिस्टेंस इस 1 से कितना है, फर्स्ट टर्म का, दैट इज S1 माइनस 1। S1 क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? वो होगी 2। राइट, आपके पास Sn सीक्वेंस जो है dear students, that is equal to 1 plus 1 by n. Dear student, इसकी जो S1 टर्म है, that is by placing n equal to 1 plus 1 वो 2 है। S2 टर्म जो है that is equal to 1 plus 1 by 2, that is equal to 1.5। S3 टर्म जो है that is equal to 1 plus 1 by 3, that is equal to 1.333। S4 टर्म जो है that is equal to 1 plus 1 by 4, that is equal to 1.25। S5 टर्म जो है that is equal to 1 plus 1 by 5, that is equal to 1.2। S6 is equal to 1 plus 1 by 6 and this is equal to something। S10 जो है dear students, that is equal to 1 plus 1 by 10, that is equal to 1.1। okay, S11 टर्म जो है that is equal to 1 plus 1 by 11। correct, तो that is equal to 1.09।
and so on. Right, dear students? Dear students, इसकी S1 is equal to 2 minus 1. So this distance is equal to 1, which is not less than epsilon. Dear student, S2 minus 1 is equal to, in this case, what is S2? That is 1.5. I already have calculated for this. 1.5 minus 1, that is equal to 0.5. And our epsilon we have taken, हमने fix कर दिया हुआ है epsilon को 0.1. So this is not less than epsilon. Dear student, S3 minus 1 is equal to, what is S3? That is 1.333 and so on. Minus 1, which is equal to 0.33, which is not less than epsilon. Dear student, हम जा रहे हैं और इसके बाद आप अगर ये नोटिस करें कि S10 minus 1 जो होगा, that is equal to, what is S10? S10 is equal to 1.1 minus 1, which is equal to 0.1. ये एप्सिलॉन के बराबर है लेकिन लेस देन एप्सिलॉन नहीं है. राइट डियर स्टूडेंट? अगर हम S11 के ऊपर जाएं तो दैट इज इक्वल टू 1.09 minus 1 and that is equal to 0.09 and this is less than epsilon. और फिर S12 जो होगा उसका डिस्टेंस भी इस 1 से, that is equal to 1.08 minus 1, that is equal to 0.08, that is less than epsilon. And so on, dear students. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस कर सकते हैं कि इस जगह से कि इसका मतलब है कि इस Sn का इस 1 से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आना शुरू हो जाता है whenever this n is greater than or equal to 11. जब ये n 10 है तो तब भी डियर स्टूडेंट्स आपने जैसा कि नोटिस किया कि 10 के लिए भी दिस S10 minus 1 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन. ओके, कब ये लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हुआ है? जब ये n जो है स्मॉल n 11, 12, 13, 14 हुआ है. सो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट Sn minus 1 is less than epsilon whenever n is greater than or equal to 11. So this positive integer is n. तो डियर स्टूडेंट इस सूरत में दिस 1 इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. और फिर यही बात हम मैथमेटिकली यूं लिख रहे हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन जब हम चूज करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है. वो एप्सिलॉन जब हम चूज करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है. अब हमने इस एप्सिलॉन के लिए ये चीज वर्कआउट की है. अगर मैं एप्सिलॉन को चेंज कर दूंगा, तो फिर ये कैपिटल N भी चेंज हो जाएगा. सो दिस कैपिटल N, डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल N है ये डिपेंड करता है हमेशा इस एप्सिलॉन के ऊपर कि आपने एप्सिलॉन को क्या चूज किया है. आप जो भी एप्सिलॉन को चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई कैपिटल N ढूंढ सकते हैं कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस उस नंबर S को कन्वर्ज करती है. और अगर ऐसा कैपिटल N ना ढूंढ सकें, ये हम फाइंड करते हैं इस कैपिटल N को. अगर हम ना ढूंढ सकें तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट होगी. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बिलफर्ज, अगेन मैं आपके लिए एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने Sn सीक्वेंस जो ली है वो हमने ली है 1 + 1/n. ओके,
और हमने डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये 1 को कन्वर्ज करती है, और जिस वक्त मैंने एप्सिलॉन को चूज कर लिया 0.1 के लिए, तो फिर मैंने देखा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कैपिटल N एग्जिस्ट किया वो 11 था। ओके, अगर मैं दूसरी सीक्वेंस एक Tn लेता हूं और वो Tn जो है उसे मैं 2 + 1 ओवर n स्क्वायर ले लेता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस 2 को कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस s को कन्वर्ज कर रही थी, ये सीक्वेंस t को कन्वर्ज कर रही है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सेम एप्सिलॉन के लिए मैं किसी और एप्सिलॉन के लिए भी वर्कआउट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अभी भी एप्सिलॉन इस सीक्वेंस के लिए भी सेम ही चूज कर लूं, सेम एप्सिलॉन चूज कर लूं, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस की इस जगह पर हम इसे वर्कआउट करते हैं कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट जो टर्म होगी डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर आप नोटिस करें तो जो T1 होगी डियर स्टूडेंट्स सीक्वेंस की टर्म, that will be equal to 2 + 1 that is equal to 3. ओके, जो सीक्वेंस की सेकंड टर्म है T2 that is 2 + 1/4. ओके, that is equal to 1/4, 2.25. राइट डियर स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस की जो T3 टर्म है that is 2 + 1/9. राइट डियर स्टूडेंट्स, and that is equal to 2.111, और T4 जो होगी डियर स्टूडेंट्स टर्म that will be equal to 2 + 1/16, that is equal to 2.01/16, 6 and something. Okay, and so on. डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि T1 - 2 because it is converging to 2 which is equal to, what is T1? T1 is equal to 3 - 2 that is equal to 1 which is not less than epsilon. Okay, because epsilon is equal to 0.1. आप देखिए कि T2 the same epsilon which we have taken for the first sequence Sn, T2 को अगर आप देखेंगे तो what is T2? T2 is 2.25 minus 2, this is equal to 0.25 which is again not less than epsilon. Dear students, T3 को चेक कीजिए, T3 is equal to 2.11 minus 2 that is equal to 0.11, okay, which is not less than epsilon. लेकिन अगर आप T4 को चेक करें तो T4 minus 2 that is equal to, what is T4? 2.06 minus 2 that is equal to 0.606 and which is definitely less than epsilon. और नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स आएंगी वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगी. तो डियर स्टूडेंट, अगर हम सेम एप्सिलॉन इस सीक्वेंस के लिए रखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स Tn - 2 लेस देन एप्सिलॉन आना शुरू हो जाता है whenever n is greater than or equal to 4. सो इस सूरत में कैपिटल N डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 है. सो यही वो वजह है कि मैंने एक दफा n को n1 रखा है और दूसरी दफा मैंने n को n2 रखा है. डियर स्टूडेंट्स, Tn - 2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है whenever n is greater than or equal to 4. जब भी ये n 4 या 4 से ग्रेटर हो जाता है तो Tn - 2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है. कौन सा एप्सिलॉन? द ऑलरेडी चोजन एप्सिलॉन.
लेकिन डियर स्टूडेंट्स एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन उस वक्त होता है जब n1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होता है, यानी n11 n12 n13 यानी s11 s12 s13 s14 लेस देन एप्सिलॉन रहेंगे फ्रॉम 1, और T4 T5 T6 T11 T13 T14 वो भी लेस देन एप्सिलॉन रहेंगे फ्रॉम 2। इट मीन्स कि इन दोनों में से जब मैं मैक्सिमम भी ले लूंगा डियर स्टूडेंट, जब इनमें से हम मैक्सिमम भी ले लेंगे n को, जिस वक्त हम मैक्स कर लेंगे ऑफ n1 एंड n2, तो डियर स्टूडेंट फिर एस एन माइनस एस भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ईच n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, एंड टी एन माइनस टी भी लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ईच n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ओके, सो इसको यूनिफॉर्म n चूज करने के लिए डियर स्टूडेंट हमने ऐसा प्रोसेस किया है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप इस थ्योरम की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सके होंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉर द सेकंड थ्योरम। Dear student, in this case Sn is a complex sequence and this converges to S, that is limit n tends to infinity is Sn is equal to S. Then Csn is equal to Cs, so we have to prove this. Dear student, it is simple. अब आप चूँकि बेसिक लॉजिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लिहाजा since limit n tends to infinity Sn is equal to S, तो by definition therefore for each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन जिस वक्त उस एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो फिर वो फिक्स हो जाता है। तो इनिशियली वी आर इंडिपेंडेंट टू चूज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, it should be negligible small but greater than 0, and once it is chosen then it is fixed. Then for each epsilon greater than 0 क्या होता है, जिस एप्सिलॉन को हमने ग्रेटर देन 0 चूज कर लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। चूंकि एक ही सीक्वेंस है लिहाजा फिर हम एक ही n रख लेते हैं, सच दैट क्या होगा डियर स्टूडेंट, Sn माइनस S will be less than epsilon whenever this n is greater than or equal to n. Okay, now dear students consider, ये तो हमें चूंकि दिया हुआ था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सो हमने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने प्रूव ये करना है कि Csn कन्वर्जेस टू Cs, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सेम काइंड का Csn माइनस Cs के लिए भी होल्ड करता है। क्या हम इस एक्सप्रेशन को लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हैं फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n? अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब होगा कि Csn कन्वर्जेस टू Cs। देयरफॉर चूंकि हमने ये प्रूव करना था तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसे कंसीडर कर लिया। सो आई कैन रीराइट इट एज C कैन बी टेकन कॉमन और ये इनसाइड में हो जाएगा Sn माइनस S, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ C एंड देन मॉडुलस ऑफ Sn माइनस S। अब डियर स्टूडेंट्स, C को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, लेकिन Sn माइनस S जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। जब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन Sn माइनस S, Sn माइनस S इज लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इज, लिहाजा जब मैं Sn माइनस S की बजाय इसकी ग्रेटर वैल्यू को रिप्लेस करूंगा तो यहां पर एक्सप्रेशन लेस देन का आ जाएगा। लेकिन ये हर वक्त लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, ये व्हेन एवर
n is greater than or equal to n. राइट डियर स्टूडेंट, ये हर वक्त लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, ये लेस देन एप्सिलॉन सिर्फ उसी वक्त है जिस वक्त n जो है वो n से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो. डियर स्टूडेंट, दिस एप्सिलॉन इज नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी. जिस वक्त इस नंबर c से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स दिस c इज ए पॉजिटिव टर्म, और जब ये एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई होगी तो ये कोई एक और नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी होगी और इसको हम एप्सिलॉन डैश कह देते हैं, लेट कर लेते हैं. ओके, तो देन डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि दिस सी एस एन माइनस सी एस इज लेस देन एप्सिलॉन डैश वेन एवर this n is greater than or equal to n. So this by definition implies that limit n tends to infinity, this c Sn is equal to this c s. So this completes the proof. Okay, dear students? Dear students, let's move for the third theorem. Dear students, here Sn is a complex sequence and limit n tends to infinity Sn is equal to s. Then we need to prove that limit n tends to infinity c plus Sn is equal to c plus s for any constant c. Okay, so since limit n tends to infinity Sn is equal to s, therefore for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that this Sn minus s is less than epsilon whenever this n is greater than or equal to n. डियर स्टूडेंट, चूंकि हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है लिहाजा मैं इसको कंसीडर करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन. सो कंसीडर c प्लस एस एन माइनस c प्लस एस. अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो इट मीन्स कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी c प्लस एस एन इज इक्वल टू c प्लस एस. सो I can rewrite it as, on simplification, c will be cancelled and I will left with Sn minus s. And this by the given statement, by say equation 1, this is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. Dear students, this implies c plus Sn minus c plus s is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n, or the same thing can be written as limit n tends to infinity c plus Sn is equal to c plus s. So dear students, this completes the proof. Dear students, let's move for the next theorem. Here we have again two sequences. One is Sn which converges to S, and the other one is Tn which converges to T. Then we have to prove that their product converges to the product of their limits. Okay, so given is
limit n tends to infinity, Sn is equal to S. So therefore, for each epsilon, dear students, greater than 0, there exists a positive integer, say n1, because दो सीक्वेंसेस की बात आ गई है, such that क्या कि Sn minus S is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n1. Again, as limit n tends to infinity, Tn is equal to T, therefore अब चूंकि सेकंड सीक्वेंस आ गई है तो फॉर ऑलरेडी चोजन एप्सिलॉन, फॉर already chosen epsilon greater than 0, there exists a positive integer say n2 such that, dear students, क्या होगा कि Tn minus T is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n2. Let n is equal to maximum of n1 n2, then we have, dear students, then we have Sn minus S is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n, and Tn minus T is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. Dear students, moreover, every convergent sequence is bounded. Therefore, because Sn is a convergent sequence, therefore Sn is bounded, and Tn is a convergent sequence, therefore Tn is bounded. Therefore, this sequence Sn is bounded. Okay, that is, there exists a positive integer, a positive number m such that all the terms of the sequence are less than or equal to this number m for all n is equal to 1, 2, 3 and so on. Okay, dear students, now consider
because we have to show that Sn Tn converges to St, therefore we consider this. अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, सम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डैश फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो इट मीन्स कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn Tn इज इक्वल टू St. सो आई रीराइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू Sn Tn माइनस, मैं इसमें इस टर्म को Sn T और इस टर्म को ऐड भी करता हूं Sn T एंड माइनस St. राइट डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस टर्म को जस्ट सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया. ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं रीराइट करता हूं इधर. दिस इंप्लाइज Sn Tn minus St, which is equal to Sn Tn minus Sn T plus Sn T minus St. Okay, dear students. So I can take Sn common from the first two terms, and this is Tn minus T, and I can take Sn minus S and T common from here. तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से दिस इज लेस देन इक्वल टू Sn and Tn minus T plus Sn minus S and T. Dear students, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से दिस इज Sn into Tn minus T plus this is Sn minus S and T. Right, dear students? Now, because Sn is convergent, therefore bounded, and this modulus of Sn is less than m, इसकी बजाय इससे बड़ी टर्म को रिप्लेस कर रहा हूं, लिहाजा लेस देन m, and Tn minus T is less than epsilon, and Sn minus S is less than epsilon, and T is a number as it is. But this is not less than epsilon always. This is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. Right? So dear students, this implies that Sn Tn minus St is less than m plus modulus of T multiplied by epsilon whenever this n is greater than or equal to n. Let, चूंकि जिस वक्त कोई टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है एप्सिलॉन से, तो वो टर्म भी नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाती है, और इसे मैं एप्सिलॉन डैश कह देता हूं. तो दिस इंप्लाइज Sn Tn minus St is less than epsilon dash whenever n is greater than or equal to n. Dear student, we are successful. This implies limit n tends to infinity, Sn Tn is equal to St. So this completes the proof. Right, dear students? Dear students, आज के इस लेक्चर में हमने 4 थ्योरम्स को अटेम्प्ट किया है और कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंसेस को स्टडी किया है. आई होप आप इसको क्वाइट कंफर्टेबली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.